आज ही क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 42 को। तो आज ही क्लास में हम किस संबंध में चर्चा करेंगे या किस संबंध में हमारे प्रश्न रहेंगे। तो आज ही क्लास हम देखेंगे हिंदी साहित्य नाटक विधा से जो महत्वपूर्ण लेखक हैं उनके संबंध में जो उनकी रचनाएं हैं, तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ से हम हल करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस सीरीज चला रही है, जैसे हम आपको बार बार कह रहे हैं, हिंदी का जो सिलेबस होता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाएं असिस्टेंट प्रोफेसर के या फिर पीजीटी टीजीटी, तो आपको यही जो सिलेबस है, जो आपकी 5 यूनिट है, वो कहीं नहीं जाती हैं। ठीक है, आपका भाषा विज्ञान हो गया, काव्य शास्त्र हो गया, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, ठीक, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, पत्र पत्रिकाएं, तो ये सारी चीज़ें। तो जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, तो आप इस भ्रम में ना रहें कि ये पर्टिकुलर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही है। यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हो, है ना, और आपको प्रैक्टिस लगानी है, तो आप ये सीरीज़ देख सकते हो। ठीक है, साथ ही यदि आपने यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल किया है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो ये जो सीरीज़ है आपके लिए लाभदायक होगी। ठीक है, साथ ही अदर स्टेट में अभी जैसे कि वैकेंसी आई हैं और जो स्टूडेंट हैं तैयारी करना चाहते हैं और एक तरह से प्रैक्टिस के तौर पर उन्हें प्रैक्टिस लगानी है, तो वो इस सीरीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, आप ये ना सोचें कि पर्टिकुलरली एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही है, क्योंकि जो सिलेबस होता है, मैं सिर्फ हिंदी की ही बात नहीं करूँगी, कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसका सिलेबस वही रहता है, चाहे पीजीटी का एग्ज़ाम देने जाएं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, तो ऑल इंडिया में सिलेबस वही चलता है, बस ये होता है उस स्टेट में जो साहित्यकार रहे थे उनको एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो आप ये प्रैक्टिस सीरीज देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं अपने सेट को। तो आज के, जैसा कि मैंने आपको बताया, नाटक के संबंध में हमारे प्रश्न रहेंगे। तो इस क्लास में क्या है, नाटक के संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलते अपने प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है कि पाश्चात्य साहित्य शास्त्र के अनुसार नाटक के कितने तत्व होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा गया है। ठीक है, घुमा के पूछा गया है कि पाश्चात्य जो साहित्य है उसमें नाटक को कितने भाग देखने को मिलते हैं, या फिर कह लें कितने जो तथ्य हैं उनको शामिल किया जाता है। ठीक, तो अगर हम बात करें पाश्चात्य साहित्य शास्त्र में नाटक को कितने तत्वों में देखते हैं, तो कितनों में देखते हैं, ऑप्शन है 3, 4, 6, 5। तो कितने में देखते हैं, 6 में। अब देखिए 6 में कैसे, जैसे किसी ने कोई नाटक लिखा, ठीक है, उसकी रूपरेखा बनाएंगे, तो उसमें 6 तत्वों का होना आवश्यक है। पहला तो ये वस्तु, दूसरा क्या है, पात्र का होना आवश्यक है, पात्र, कथोपकथन, देश काल, उद्देश्य और शैली। ठीक है, तो ये किसके अनुसार है, पाश्चात्य साहित्य के अनुसार क्या है, नाटकों में 6 तत्व होने चाहिए। अगर हम बात करें भारतीय साहित्य के अनुसार जो नाटक उसमें कितने तत्व होने चाहिए, तो भारतीय के अनुसार कितने होने चाहिए, 3 लिख देते हैं। प्रश्न बनता है भारतीय साहित्य। ठीक है, तो इसमें 3 तत्वों का होना महत्वपूर्ण है। पहला तो यही वस्तु यानी कि कथानक, एक स्टोरी होनी चाहिए। फिर उस क्या है, उसमें पात्र होने चाहिए, है ना, कैरेक्टर होने चाहिए, और रस। सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक तो एक स्टोरी हो, पात्र हो, और उसमें किसी ना किसी रस की अनुभूति हो। यदि कोई नाटक प्रेम पर लिखा गया है तो इसका जो रस होगा कैसा होगा, प्रेम मिलेगा। यदि कोई नाटक वीरता के ऊपर या वीर रस से ओतप्रोत लिखा हुआ है तो उसमें क्या है, उस रस की उत्पत्ति होगी। तो भारतीय साहित्य शास्त्र के अनुसार जो नाटक में क्या है, 3 तत्वों को महत्ता दी है, वस्तु यानी कि कथानक, पात्र और रस। लेकिन अगर हम पाश्चात्य साहित्य को देखें तो उसमें 6 तत्वों को इन्होंने महत्ता प्रदान की है। पाश्चात्य जो विद्वान हुए उन्होंने वस्तु यानी कथानक होना चाहिए, पात्र होना चाहिए, संवाद होने चाहिए, देश काल यानी कि एक जो नाटक रचा जा रहा है उसमें जो परिस्थिति है उसका भी वर्णन होना चाहिए। ठीक है, उद्देश्य कि किस उद्देश्य से हम नाटक की रचना कर रहे हैं। ठीक है, कि हम जो नाटक कर रहे हैं वो सामाजिक संवेदना है या मानवीय संवेदना है या राजनीतिक
जो हमारे विचारधारा है उस पर आधारित कर रहा है। तो ये क्या है, उद्देश्य हर किसी का अलग होता है, ठीक है। तो उस आधार पर शैली कि हम अपने नाटक में कौन सी शैली का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तत्सम शैली है या पाश्चात्य शैली है, इन सारी चीज़ों का। तो आपको यहाँ पर चीज़ें ध्यान रखनी है। प्रश्न बनता है कि पाश्चात्य साहित्य में नाटक के कितने तत्व माने जाते हैं, 6 माने जाते हैं। भारतीय हिंदी साहित्य में 3 माने जाते हैं, ठीक। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें तो हमारा अगला प्रश्न है कि हिंदी रंगमंच का प्रारंभ कब से माना जाता है। अब देखिए, हिंदी रंगमंच का प्रारंभ कब से माना जाता है, आपको यहाँ सन बतानी है। जैसा कि आप देखते भी होंगे, कोई रचना रची जाती है, यानी कि नाटक रचा जाता है, तो ऐसे नाटक काफ़ी हैं जो संक्षेप में लिखे जाते हैं ना, तो उनको क्या है, रंगमंच पे खेला जाता था, ठीक है। तो इससे भी प्रश्न क्या है, हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी हिंदी साहित्य की विधा से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? साहित्य हमने लिखा, उसको ही तो हम प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम कोई रचना ही ना लिखें, हम कोई नाटक ही ना लिखें, तो कैसे कोई कलाकार उसको एक तरह से अभिनय कर सकता है ना। तो इसलिए क्या है, ये साहित्य से जुड़ा हुआ है। अब बात कर लें कि हिंदी रंगमंच का प्रारंभ कब से माना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कब से माना जाता है? संधि 1853, 1855, 1865, 1870। तो कब से माना जाता है? 1853 से, ठीक है। तो 1853 में नेपाल, ध्यान रखेंगे, नेपाल के भटगांव में विद्या विलाप नाटक खेला गया था। विद्या विलाप, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि हिंदी रंगमंच के विकास में इप्टा की स्थापना कब हुई। अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमें यही बनता है कि इप्टा है क्या। तो इप्टा की हम फुल जो फॉर्म है वो ध्यान रखें। तो इसकी जो क्या है, पूर्ण नाम इसका क्या है, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब की गई? तो कब की गई है? सन 1943 में। ध्यान रखेंगे, प्रश्न बनता है यहाँ से। सन 1943 में, 5 मई सन 1943 में क्या है, इप्टा की स्थापना की गई, जिसका पूरा नाम क्या है, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, ठीक। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि माच और ख्याल नामक लोकनाट्य का संबंध किससे है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि माच और ख्याल जो लोकनाट्य है, किसी अंचल क्षेत्र में ये नाटक खेले जाते हैं, तो उसका संबंध किससे है। तो माच और ख्याल का पूछा गया है, राजस्थान से है, गुजरात से है, बंगाल से है या महाराष्ट्र से है। तो माच और ख्याल का संबंध किससे है? राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान से। तो राजस्थान में क्या है, इसमें पौराणिक जो आख्यान होते हैं, जो कथाएं होती हैं, है ना, जो वीरता का वर्णन होता है, तो उनको क्या है, माच और ख्याल के रूप में खेला जाता है। यानी कि जो लोक नाट्य है, तो उसका नाम क्या है, माच या ख्याल, ठीक है। अब हम बात कर लें, राजस्थान के विषय में जान लिया कि यहाँ पर माच और ख्याल खेला जाता है। गुजरात के में जानना है, तो देखिए, गुजरात में जो लोक नाट्य है वो किस रूप में देखने को मिलता है, वो है भवई, ध्यान देंगे, भवई, ठीक है। अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में जात्रा, ये लोक नाट्य है, ध्यान रखना, जात्रा। और महाराष्ट्र में तमाशा, ठीक है, महाराष्ट्र में तमाशा, ये लोक नाट्य खेले जाते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि करियाला लोकनाट्य का संबंध है। तो करियाला लोकनाट्य का संबंध कहाँ से है? जैसे अब हमने राजस्थान का बोला, माच या ख्याल लोकनाट्य है, तमाशा महाराष्ट्र का है, जात्रा बंगाल का है, भवई गुजरात का है। ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का आपको पता ही होगा, रासलीला, रामलीला, है ना, नौटंकी, तो ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। अब यहाँ पर जो पूछा क्या जा रहा है, करियाला लोकनाट्य का संबंध किससे है? ऑप्शन है केरल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। तो करियाला लोकनाट्य का संबंध किससे है? आपके
हिमाचल प्रदेश से। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि आप करियाला देख के केरल कर दें, तो इसका संबंध किससे है? हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, अगर हम बात करें केरल के जो लोक नाट्य हैं उनको भी हम देख लेते हैं। प्रश्न बनते हैं जैसे थेरुकथु, थेरुकथु, ठीक है। इसके साथ है मोदिएत्तु, मोदिएत्तु, मुदिएत्तु, मुदिएत्तु। यहाँ पे ये थेरुकथु तमिलनाडु से है, माफ़ करेंगे, थेरुकथु किससे? तमिलनाडु से, ध्यान रखेंगे, ठीक है, करेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। मोदिएत्तु है केरल से। और कृष्णअट्टम, कृष्णअट्टम, इनका संबंध है केरल से। कृष्णअट्टम, कुडियाट्टम, कृष्णअट्टम, कुडियाट्टम, ठीक है, इनका संबंध है केरल से, लेकिन थेरुकथु का संबंध किससे है? तमिलनाडु से, ठीक है, यहाँ पर ये करेक्ट कर लेंगे आप। अगर हम छत्तीसगढ़ के विषय में चर्चा करें तो छत्तीसगढ़ में कौन सा जो लोक नाट्य प्रसिद्ध है? वो है नाचा, ठीक है, नाचा। और नाचा छत्तीसगढ़ में ही नहीं अपितु मध्य प्रदेश में भी लोक नाट्य खेला जाता है, ठीक है, ध्यान देंगे। ठीक, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लें। तो अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का पहला नाटक किसे माना है? महत्वपूर्ण प्रश्न। किसे माना है? आनंद रघुनंदन को माना है, नहुस को माना है, गोरक्ष विजय को माना है, या गै सुकुमार राज को माना है? तो इन्होंने माना है आनंद रघुनंदन को। तो आनंद रघुनंदन के जो राइटर थे वो कौन थे? महाराजा विश्वनाथ सिंह, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि हिंदी का पहला जो नाटक इन्होंने लिखा विश्वनाथ सिंह ने। नहुस को किसने माना? महत्वपूर्ण। तो नहुस को किसने माना है? भारतेंदु ने। और नहुस की रचना किसने की है? ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो किसने की? गोपाल चंद्र धर गिरधरदास ने, ये इनके पिता थे। ठीक, ध्यान देंगे। अगर हम बात करें गोरक्ष विजय को किसने हिंदी का पहला नाटक माना है? तो इनको माना है गणपति चंद्र गुप्त ने, गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है। गै सुकुमार राज को किसने माना है? दशरथ ओझा ने। अगर हम बात करें गोरक्ष विजय किसकी रचना है? तो किसकी है ये? विद्यापति की, विद्यापति की। और गै सुकुमार राज किसकी है? देलड़ की। किसकी है? देलड़ की। ठीक, तो यहाँ याद रखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का पहला नाटक किसे माना? आनंद रघुनंदन को। किसने लिखा? विश्वनाथ सिंह ने। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसे माना है हिंदी साहित्य का पहला नाटक? नहुस को, ठीक है। और प्रसिद्धि भी इसे ही प्राप्त है। किसने लिखा? गोपाल चंद्र गिरधर दास ने, जो इनके पिताजी थे। गोरक्ष विजय को माना है गणपति चंद्र गुप्त ने। और ये किसने लिखा था? विद्यापति ने। और गै सुकुमार राज को माना है दशरथ ओझा ने। और ये किसने लिखा? देलड़ ने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए एक ही क्वेश्चन में क्या है, हमने आपको जो 4-5 पॉइंट थे वो बताए। देखिए आपको जो प्रश्न करा रहे हैं हम, कोई प्रश्न की संख्या तो 15 है, लेकिन उसमें जो प्रश्न है, ठीक है, वो आपके 50+ हैं। ध्यान देंगे इस चीज़ को, है ना, क्योंकि एक ही उसमें हम जो एक्स्ट्रा चीज़ होते हैं वो जोड़ रहे हैं, क्योंकि बार बार हम उसी संबंध में आपको बार बार एक प्रश्न कराएंगे, ठीक है, उसी टॉपिक से रिलेटेड, तो फिर हम आगे का बढ़ा ही नहीं पाएंगे। इससे क्या है, क्लासें और लंबी होती जाएंगी, वैसे भी सीरीज ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। ठीक, तो ध्यान देंगे इस चीज़ पर। चलते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतेंदु का कौन सा मौलिक नाटक नहीं है? जैसा कि आपको पता होगा, भारतेंदु जी ने देखिए अनुदित नाटक भी लिखे, यानी कि उन्होंने अनुवाद भी किया है दूसरों की रचनाओं का, और खुद की नाटक भी लिखे, है ना। तो भारतेंदु जी का हमें कौन सा मौलिक नाटक नहीं है वो बताना है। तो देखिए इनके मौलिक नाटक में कौन कौन है? भारत दुर्दशा है, चंद्रावली है, सती प्रताप है। लेकिन जो भारत जननी है वो इनका मौलिक नाटक नहीं है, अपितु अनुदित नाटक है, अपितु अनुदित नाटक है। तो आप यहाँ पर चीज़ ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, भारतेंदु हरिश्चंद्र से एक क्वेश्चन आपका लगता ही लगता है, ठीक है, चाहे आपका यूजीसी नेट का हो या फिर आपके कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, उनका जैसे अभी प्रश्न पूछ लिया
कि भारतेंदु जो हरिश्चंद्र उनका मौलिक नाटक कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, ऐसे अगर पूछ लिया जाए कि जो भारत जननी है तो वो किस प्रकार की जो नाट्य शैली उसमें लिखी गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कि भारत दुर्दशा किस शैली में लिखा गया, प्रहसन है कि नाट्य रूपक है, ये सारी चीज़ें। तो आप इनको क्या है अच्छे से याद करके जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि महाअधेन नगरी किसकी रचना है। महत्वपूर्ण महाअधेन नगरी किसकी रचना है। अधेन नगरी तो हो गई किनकी, भारतेंदु की। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि महाअधेन नगरी किसकी रचना है, तो किसकी है, विजयानंद त्रिपाठी की। किसकी है, विजयानंद त्रिपाठी की। अगर हम बात करें प्रताप नारायण मिश्र की, तो इनकी एक रचना है वो पूछी जाती है, कलि कौतुक रूपक। महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनता है, कलि कौतुक रूपक किसकी रचना है, तो किसकी है, प्रताप नारायण मिश्र की। अगर हम बात करें कार्तिक प्रसाद खत्री की, तो इनकी एक जो नाटक है ऊषा हरण, ऊषा हरण। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनता है, आप ये याद करेंगे। ठीक, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि स्त्री पुनर्विवाह पर आधारित प्रसाद का कौन सा नाटक है। देखिए, जैसा कि जयशंकर प्रसाद के विषय में आपने पढ़ा होगा, जयशंकर प्रसाद को जो ख्याति है वो किन के कारण मिली थी, अपने नाटकों के कारण। ठीक है, तो उन्होंने सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी जैसे क्या है नाटक लिखे। और आप अगर इनकी पृष्ठभूमि देखेंगे जयशंकर प्रसाद की, तो इनकी पृष्ठभूमि क्या है, ऐतिहासिक है। यानी कि इन्होंने ऐतिहासिक पात्रों को उठाया है और अपनी कल्पना शक्ति से मिलकर उनकी रचना की है। ठीक है, जैसे जब आप स्कंदगुप्त पढ़ते हो, चंद्रगुप्त पढ़ते हो, तो ये कैसे पात्र हैं जो आपके इतिहास में इन पात्रों के नाम है। ठीक है, तो उनको इन्होंने उठाया और फिर इनको आधार बनाकर क्या है अपनी कल्पना से इनके पात्र का निर्माण किया, इनके चरित्र का निर्माण किया। ठीक है, कि कौन सा जो पात्र है वो नायक बनेगा। ठीक है, कौन सा पात्र विदूषक बनेगा, कौन सा पात्र खलनायक बनेगा, है ना, कौन सी जो पात्र है वो नायिका बनेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो ये इनकी दिमाग की उपज थी। बस पृष्ठभूमि इन्होंने तैयार की थी कहाँ से, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। ठीक है, या ऐतिहासिक आधार पर। अब प्रश्न बनता है हमारा, जो हमारा प्रश्न है, हमने एक आपको प्रारूप बता दिया कि जयशंकर प्रसाद को प्रसिद्धि क्यों प्राप्त हुई कि और उनके नाटक कौन कौन से हैं। हमारा जो प्रश्न है कि स्त्री पुनर्विवाह पर आधारित प्रसाद का कौन सा नाटक है, यानी कि आपने नाटक पढ़ा भी होगा, तो अगर स्त्री पुनर्विवाह की बात करी जाए तो कौन सा नाटक लिखा है इन्होंने, ध्रुव स्वामिनी, है ना। अगर आप जब ध्रुव स्वामिनी को पढ़ते हो, यूजीसी नेट में भी ये नाटक लगा हुआ है, साथ ही आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये नाटक है। तो आप जब ध्रुव स्वामिनी को देखते हो तो उसमें क्या है, ध्रुव स्वामिनी का जो विवाह होता है वो छल से क्या है, दूसरा राजा उससे कर लेता है, यानी कि जो नायक है उसका बड़ा भाई उनसे कर लेता है। तो यहाँ पर जो इनके पति होते हैं उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, एक तरह से कायर होते हैं, विलासी होते हैं। और जब बाहरी आक्रांता इन पर आक्रमण करती है इनके राज्य पर, है ना, तो वो क्या करते हैं, जब वो इनकी मांग करते हैं ध्रुव स्वामिनी की, तो वो इसको भेज देते हैं, है ना। तो उसके लिए जो जिनसे इनका विवाह हुआ, तो इनकी नज़रों में उनकी ना तो कोई इज्जत थी ना कुछ था, बस ये था कि वो उसके ऊपर आकर्षित हो गए थे। ठीक है, तो इन्होंने कभी उनसे अपना मन से कभी अपना पति माना नहीं। क्यों नहीं माना, क्योंकि इनकी सगाई तो हुई थी इनके छोटे भाई से। ठीक है, और शादी कर ली इनके बड़े भाई ने। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर बाद में जब उनके पास इनको भेज दिया गया, तो जो चंद्रगुप्त थे वो छुड़ाने गए इन्हें, तो बाद में जाकर क्या है, ये उनके साथ रहने से मना कर देती हैं। तो फिर सभा बैठती है, तो उसमें क्या है, सीधी सी बात है, स्त्री पुनर्विवाह पर जोर दिया गया कि यदि स्त्री को अच्छा वर नहीं मिलता है और वो उसका ही हनन करता है, शोषण करता है, या उसकी मर्यादा का मान नहीं रख पाता है, तो ऐसे वर का या ऐसे पुरुष का त्याग करना ही सर्वोत्तम है। ये इस नाटक की पृष्ठभूमि है। ठीक है, तो स्त्री पुनर्विवाह पर आधारित प्रसाद का कौन सा नाटक है, ध्रुव स्वामिनी। अगर हम बात करें कि जो कामना है, तो कामना देखिए इनका मौलिक नाटक माना जाता है।
इनकी खुद की भावों की उपज, ठीक है। मौलिक नाटक, इसमें क्या है, भावनाओं, जो उनकी भावनाएं हैं, मनुष्य की जो भावना है, तो भावनाओं को पात्र के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है, ध्यान देंगे, ठीक। और एक घूंट की बात करें तो एक घूंट देखिए, ये हिंदी साहित्य की एकांकी के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1930, ठीक है। कामना की अगर हम बात करें तो इनका प्रकाशन वर्ष 1927, ध्रुव स्वामिनी का 1933 और राजश्री का 1915। तो एक घूंट क्या है, हिंदी की एकांकी के रूप में देखा जाता है और इसमें देखिए आनंदवाद के दर्शन होते हैं, आनंदवाद के दर्शन, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी तो हो ही गया। राजश्री की जो रचना की गई वो हर्ष चरित्र के आधार पर की गई, हर्ष चरित्र के आधार पर, ठीक। तो आप ये याद रखेंगे। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि अम्बपाली किसका नाटक है। महत्वपूर्ण, अम्बपाली किसका नाटक है, तो किसका है ये, रामवृक्ष बैनीपुरी का। किसका है, रामवृक्ष बैनीपुरी का। अगर हम बात करें हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक के विषय में तो इनका महत्वपूर्ण नाटक है। प्रश्न बनता है कि रक्षाबंधन किसका नाटक है, तो आप याद रखेंगे कि रक्षाबंधन किसका नाटक है, हरिकृष्ण प्रेमी का। इसके साथ ही प्रतिशोध, ये भी पूछा जाता है, प्रतिशोध, पाताल विजय, पाताल विजय, शिव साधना, शिव साधना, ठीक है। अगर हम बात करें चतुरसेन शास्त्री की, तो चतुरसेन शास्त्री का आपने एक नाटक देखा होगा या आपने पढ़ा होगा, उत्सर्ग। कौन सा है, उत्सर्ग। और ये प्रश्न बना भी कि उत्सर्ग किसका नाटक है, तो किसका है ये, चतुरसेन शास्त्री का ये नाटक है, ठीक। अगर हम बात करें उदय शंकर भट्ट के विषय में, तो उदय शंकर भट्ट के कौन कौन से नाटक हैं, तो एक तो है मुक्तिपथ, मुक्तिपथ, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, शक विजय, ये हैं किनके नाटक, उदय शंकर भट्ट के, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि लक्ष्मी का स्वागत किसका नाटक है। लक्ष्मी का स्वागत किसका नाटक है, तो ऑप्शन है उपेंद्र नाथ अश्क का, विष्णु प्रभाकर का, वृंदावन लाल वर्मा का, लक्ष्मी नारायण मिश्र का। किसका है ये, उपेंद्र नाथ अश्क का। और ये कई बार पूछा जाता है कि लक्ष्मी का स्वागत किसका नाटक है। इसके साथ इनके और भी नाटक हैं, जैसे कैद, उड़ान, जय पराजय, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, स्वर्ग की झलक, ठीक है। अगर हम बात करें विष्णु प्रभाकर की, तो विष्णु प्रभाकर का आपने एक नाटक सुना हुआ, युगे युगे क्रांति, और इससे प्रश्न बनता है युगे युगे क्रांति, ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा के विषय में चर्चा करें तो इनका नाटक है झांसी की रानी, झांसी की रानी, कश्मीर का कांटा, कश्मीर का कांटा, ठीक। चलते अपने अगले ऑप्शन की तरफ। लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचनाएं भी देख लेते हैं। तो इनका है सिंदूर की होली, है ना, महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनता है सिंदूर की होली, यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है ये। आधी रात, मुक्ति का रहस्य, महत्वपूर्ण, मुक्ति का रहस्य, ठीक है। चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें कि तावे के कीड़े किसका नाटक है। महत्वपूर्ण, तावे के कीड़े किसका नाटक है, तो किसका नाटक है, भुवनेश्वर का। अब देखिए भुवनेश्वर के संबंध में एक कथन भी है कि जो आधुनिकता बोध के जो दर्शन हैं वो कहाँ से मिलते हैं, भुवनेश्वर की रचनाओं से। तो इनकी रचनाओं को आधुनिकता बोध का दस्तावेज भी कहा जाता है, भी कहा जाता है,
कहा जाता है। और ये कहा किसने था? मदान ने, इंद्रनाथ मदान ने, इंद्रनाथ मदान ने। ठीक है, ध्यान रखना है, प्रश्न बनता है यहाँ से। ठीक, तो इनकी एक तो रचना हुई तांबे के कीड़े, ऊसर महत्वपूर्ण। ऊसर, ऊसर किसकी कृति है? भुवनेश्वर की, लिख लेते हैं। ऊसर कहाँ प्रकाशित हुई है? हंस में। ठीक है, भीष्म साहनी के अगर हम कहानियों की बात करें, सॉरी नाटकों की बात करें, तो हानुस, हानुस, माधवी, आलमगीर। ज्ञानदेव अग्निहोत्री के नाटक, प्रश्न बनता है नैफा की एक शाम, नैफा की एक शाम, नैफा की एक शाम। शतुरमुर्ग, शतुरमुर्ग। लक्ष्मीकांत वर्मा, तो लक्ष्मीकांत वर्मा की देख लेते हैं आदमी का जहर और ठहरी हुई जिंदगी। लक्ष्मीकांत वर्मा की है आदमी का जहर, ठहरी हुई जिंदगी। ठहरी हुई जिंदगी। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, मोहन राकेश का कौन सा नाटक अधूरा माना जाता है? तो सबसे पहली बार मोहन राकेश का कौन सा नाटक अधूरा माना जाता है? कौन सा है? पैर तले जमीन। ठीक है, तो मोहन राकेश के और भी नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन, महत्वपूर्ण, आषाढ़ का एक दिन। आधे अधूरे, आधे अधूरे। लहरों के राजहंस। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। आठवां सर्ग किसका नाटक है? महत्वपूर्ण, आठवां सर्ग किसका नाटक है? सुरेंद्र वर्मा का। किसका है? सुरेंद्र वर्मा का। इनका और भी नाटक हैं, जैसे सेतुबंध, द्रौपदी, सेतुबंध, द्रौपदी, शकुंतला की अंगूठी, ठीक है। शंकर शेष के बारे में जाने, शंकर शेष के नाटक देख लेते हैं। घरौंदा, एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य, रक्तबीज, पोस्टर, ठीक है। स्वदेश दीपक, तो इनका है कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल, ठीक है। मुद्रा राक्षस का है तिलचिट्ठा, ठीक। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, 1.5 इंच मुस्कान किसकी रचना है? ठीक है, 1.5 इंच मुस्कान। अब आप यहाँ पर 1 इंच मुस्कान में समझ लेना, मनु भंडारी और राजेंद्र यादव का। ये है 1.5 इंच मुस्कान, तो किसकी रचना है ये? तो ऑप्शन है सुशीला टकभोरे की, मोहनदास नैमिषारण्य की, ज्योतिबा फूले, रामेश्वरी प्रसाद राम की। तो किसकी है ये? मोहनदास नैमिषारण्य की, मोहनदास नैमिषारण्य की। इसके साथ ही इनकी और भी नाटक है, जैसे अदालतनामा, अदालतनामा, ठीक है। अगर हम बात करें सुशीला टकभोरे की, तो सुशीला टकभोरे की जो नाटक है नंगा सत्य। देखिए जितने भी ये लेखक हैं, इन्होंने जो दलित समाज है या फिर जो उनका शोषण है, उनके संघर्ष है, समाज में उनकी क्या स्थिति है, उनको इन्होंने क्या अपनी रचना में दर्शाया है, ठीक है। ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले के विषय में भी ध्यान है, तो इन्होंने त्रिरत्न, ठीक है, समाज सुधारक रहे हैं ये। रामेश्वरी प्रसाद राम, तो इनकी रचना अछूतो उद्धार, अछूतो उद्धार, ठीक। तो आज की क्लास में क्या है, हमने अपने हिंदी नाटक विधा से 15 क्वेश्चन किए। तो जो जो महत्वपूर्ण लेखक थे
और जहाँ से प्रश्नों की आने की संभावना है उन सभी को हमने यहाँ पर किया। यदि आपको आज की क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो हिंदी साहित्य से हैं, ठीक है, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनके पास क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। तो बने रहें अपने चैनल के साथ। मिलते हैं आपको अपने अगली क्लास में अपने 15 क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहें अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।